गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं संजीव प्रजापति अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवीजन की क्लास पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर डेली क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से सीरीज चल रही है। साइंस पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं, इसीलिए वीडियोज को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मित्रों, पहला प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है। नंबर 1, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात बताइए। यानी कि जो हमसे पूछा गया है वो वैल्यू हमसे क्या पूछी गई? P/E की वैल्यू पूछी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जब अनुपात निकालते हैं 1837:1 कितना होता है? 1837 यानी 1837:1। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न लिखा है प्रोटॉन की भेदन क्षमता। लिखा है प्रोटॉन की भेदन क्षमता इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा है। प्रोटॉन की भेदन क्षमता जो होती है, सबसे ज्यादा हमारे जो मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। और सबसे कम भेदन क्षमता जो होती है हमारी किसकी होती है? प्रोटॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन की भेदन क्षमता कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होती है। कितनी होती है? कम होती है। बात समझ लो। प्रश्न क्या देखते हैं? 3। प्रश्न क्या 3 लिखा हुआ है? सबसे भारी मौलिक कण क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे भारी मौलिक कण। सबसे भारी मौलिक कण। मौलिक कण कौन कौन से हैं? जब हम लोग परमाणु को तोड़ते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? इसके 3 हिस्से मिलते हैं, तो 3 कण प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जिसमें सबसे भारी कण जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का वेट सबसे ज्यादा, जबकि इसको प्रोटॉन के समकक्ष भी मान लिया जाता है। इसके बाद में मित्रों प्रश्न संख्या 4 में लिखा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसके संवेग में संबंध बताइए। लिखा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और उसके संवेग, में संबंध। क्या बताना? संवेग में। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसके इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है 1/T²। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसके संवेग के साथ किस तरह से रिलेटेड होती है। इसमें सही बताइए कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कई बार ये समीकरण देकर के डी ब्रोगली क्वेश्चन के साथ में पूछ दिया जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 में मित्रों हमें बताया गया है, पूछा गया हमसे Na प्लस Mg2 प्लस Cl नेगेटिव O2 नेगेटिव में सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यह हमें बताना है। इसमें तो कौन सा जो सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये 9 होते 11 होता है परमाणु क्रमांक, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर 10 बचता है। इसका 12 होता है, 2 निकल जाने पर 10 बचता है। इसका 17 होता है, 1 आ जाने पर 18 बन सकता है। इसका 8 हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने पर 10 हो जाता है। तो ये तो तीनों सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, बट क्लोराइड आयन जो है असम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं। ठीक है, और आंसर क्या जाएगा? क्लोराइड। क्या होगा? क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। कितनी है? 18। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न संख्या की ओर। प्रश्न संख्या 6 हमसे पूछ रहा है 32 जर्मेनियम 32 जर्मेनियम 76 का सम न्यूट्रॉनिक है, का सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है दोस्तों? यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें बराबर हो, और उसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। लिखा है 32 जर्मेनियम 77, 33 आर्सेनिक 77। अगला लिखा है 34 सेलेनियम 77। दोस्तों ये तीन ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनिक निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन हमें कितने मिलेंगे? न्यूट्रॉन मिलेंगे 44। यहाँ पे न्यूट्रॉन अगर माइनस करेंगे कितने मिलेंगे? 45। यहाँ माइनस करेंगे 44, यहाँ माइनस करेंगे तो 43। यानी कि ये जो क्वांटिटी है कैसा हो गया? ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। कैसा हो गया? ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। यही मित्र हमारा आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 हमसे पूछ रहा है बोर त्रिज्या का सूत्र है। बोर त्रिज्या का, साइंटिस्ट बोर ने बोहर मॉडल दिया और बोहर त्रिज्या का एक सूत्र उन्होंने दिया। अब त्रिज्या का क्या सूत्र बताया उन्होंने? त्रिज्या का होता है R बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये उन्होंने क्या बताया? त्रिज्या का सूत्र। और इसका त्रिज्या के सूत्र का मात्रा कितना होता है? n, ये उनका सूत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 8 लिखा हुआ है बोर त्रिज्या का मान सदैव होता है। लिखा है बोर त्रिज्या सदैव होती है। बोर त्रिज्या सदैव कैसी होती है ये हमसे पूछा गया है, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक, 0, इनफाइनाइट। तो हमें पता चलेंगे कि बोर की त्रिज्या हमेशा कैसी होती है? प्लस होती है, यानी पॉजिटिव होती है, यानी कि पॉजिटिव। आएगा समझ में? हमेशा धनात्मक मान प्राप्त होता है बोर त्रिज्या। संख्या देखते हैं 9 में लिखा है किसी कण का द्रव्यमान। चलिए इसको अलग लिखते हैं, सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसमें। मित्रों हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है? आप वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को स्किप ना किया करें, उसको पूरा देखा करें। कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा आपको नहीं पता, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा। प्रश्न संख्या हमारा होगा 9। लिखा है किसी कण का द्रव्यमान 1 ग्राम है। किसी
कण का द्रव्यमान कितना पता है? 1 ग्राम। वेग लिखा हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। कितना लिखा? 100 मीटर प्रति सेकेंड है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमसे पूछी है, बताओ। हमसे पूछा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा। हमें मालूम है लैम्डा बराबर कितना होता है? h/p होता है। h/p होता है। इसको mb तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, लैम्डा बराबर h/mb। ठीक है, इसमें वैल्यू रखिए। h का मान कितना होता है? 6.63। कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है ना। m का मान 1 ग्राम है, इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻1 -3 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इनको सॉल्व करेंगे, प्लस का 2 माइनस का 3, कितने 10 पावर -1 ऊपर जाकर के माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा 6.63 10⁻⁻33। ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, हमें आंसर मिला 6.63 इंटू 10⁻⁻33 मीटर। चलिए मित्र, प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर को इस तरह से का मान है। दोस्तों हमें बताना है लाप्लासियन ऑपरेटर का मान होता कितना है। हम आपको बता देते हैं, डेवर ओवर डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये होता है हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर का मान। ठीक है, एस कक्षक नहीं, ये डेल स्क्वायर होता है भाई, डेल स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगला चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। लिखा हुआ है एस कक्षक की आकृति पूछिए। एस कक्षक की आकृति बताइए कैसी होती है। एस कक्षक की आकृति दोस्तों हमें पता है सारे लोगों को कैसी होती है? स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार यानी गोलीय आकृति होती है। प्रश्न संख्या 12 हमारे पास आ रहा है। लिखा है क्वांटम संख्या का समुच्चय n बराबर 3। क्वांटम नंबर का समुच्चय, समुच्चय समझते हैं ना, क्लास 9 में पढ़े होंगे का समुच्चय। लिखा है n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -12 है। अब इसके लिए वो मान 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, नियोन और क्लोरीन। दोस्तों हमें मालूम है कि n बराबर 3 है तो 3, l बराबर 0 है तो s, ये -1 है तो 2। 3s2 में कौन सा अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पर आता है? 3s2 में। और यहाँ से अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 12। 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 12 परमाणु संख्या किसकी होती है? मैग्नीशियम की। हमारा आंसर ये सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या
13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने लिखा हुआ है। 13 में लिखा है 2p 3p 4 2s 4d। 2p 3p 4s 3d में सबसे कम ऊर्जा है, में न्यूनतम ऊर्जा है। हमें पता चलना है इसमें न्यूनतम ऊर्जा किसके पास है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है, इसमें n प्लस एल रूल लगा देते हैं। तो n प्लस एल रूल 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 0 3 प्लस 2, ये हो गया 5, ये हो गया 4 4, ये हो गया 3। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, 2p की। किसकी होगी, 2p। ठीक है मित्र, चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने है 14। 14 नंबर में लिखा है के एल एम एन कोष में, के एल एम एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, के में मैंने आपको बताया था 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में 32 होते हैं। ठीक है, इस बात को बार बार नहीं रिपीट करेंगे, ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने लिखा हुआ है। लिखा है क्रोमियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 24 का क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों सभी को आता होगा, देख लीजिए, लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 p6 4s2 3d6। गिनो, 2 4 6 2 2 4 6 10 10 8 18 18 में भी 6 और जोड़ दें, यानी कि इसको 5 और अंतिम कोष में इनके इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। ठीक है, इसमें 5। ये हो जाता है हमारा क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके अंतिम कक्षक यानी अंतिम कोष में कौन सा होगा, 4 जो है 4s, ये अंतिम कोष है और इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 1। ये अपवाद है। ठीक है मित्र, चलिए प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 में हमारे पास लिखा है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 लिखा है x डेल्टा x, फिर ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं। प्रश्न संख्या 16 लिखा है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई किसने दिया, किसने दिया। अब हमें पूछा है ये समीकरण दिया किसने, तो हमें मालूम है ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किसका है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये किसने दिया भाई, हाइजेनबर्ग ने ये तो दिया है। पहले प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में लिखा है डी ब्रोगली समीकरण क्या है। तो भाई कोई बात पूछ ली, डी ब्रोगली प्रश्न। ये दोस्तों ये प्रश्न बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को
भले ही आपको आता है, हल्के में ना लें, इनको बार बार रिवाइज करते जाए, पता लगे एन मौके पर कहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। लैम्डा बराबर एच अपॉन टी होता है, ठीक है, डी ब्रॉगली समीकरण। प्रश्न क्या 18 है, पूछा गया है प्रदीप्ति काल किसके बराबर हो? प्रदीप्ति काल बराबर है, यानी काल है, प्रतिदीप्ति काल यानी प्रतिदीप्ति समय कितनी देर के लिए होता है? मालूम आपको, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो वो अपने साथ जो एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी को लाइट के रूप में विकृत कर देता है, ठीक है, और वो जो विकिरण होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए होता है, और इसी समय को हम क्या कहते हैं? प्रतिदीप्ति काल कहते हैं, 10⁻8 सेकेंड। ठीक है मित्र, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। 19 नंबर देखें, तत्व का परमाणु क्रमांक क्या निरूपित करता है? तत्व का परमाणु क्रमांक दर्शाता है। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? ये नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या दर्शाता है? नाभिक में प्रोटॉनों क्या दर्शाता है? नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में जितने प्रोटॉन है उतना ही उस तत्व का क्या होगा? परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, लिखा है ई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया ना, दोबारा रिपीट हो गया, इसी अनुपात है 8:37 रट गया था ना, इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि इसी चीज को बार बार करते रहो तो वो रट जाती है। तो 18:37 रेशियो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि प्रोटॉन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पूछा, उससे पहले वाले प्रश्न में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में पूछा, तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा 1837। ठीक है मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है आज की वीडियोस में भी मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसके बाद में फिजिक्स की तरफ हम लोग चलने वाले हैं, अगला वीडियो हमारा फिजिक्स का आएगा। ये केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।